आज की वीडियो में हम लोग जानेंगे दोस्तों कि आईपीओ में कैसे इन्वेस्टमेंट करते हैं और किसी भी आईपीओ में इन्वेस्ट करने से पहले हमें उस कंपनी का फाइनेंशियल देखना आना चाहिए और कैसे हम लोग फाइनेंशियल देख सकते हैं मोटा मोटी दोस्तों। तो सबसे पहले हम लोग थोड़ा सा इस बोर्ड पे समझ लेते हैं कैसे किसी कंपनी का फाइनेंशियल देखना होता है और क्या क्या मेन पॉइंट है जो हमें ध्यान रखना होता है। और उसके बाद हम लोग मोबाइल स्क्रीन पे चलेंगे और सीधा मैं आप लोगों को आईपीओ में इन्वेस्टमेंट करके दिखाऊंगा कि आईपीओ में जो कंपनी आईपीओ खुला होता है उसमें कैसे आप लोग इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। लेकिन एक बात दोस्तों, किसी भी आईपीओ में इन्वेस्टमेंट करने से पहले आपको एक डीमैट अकाउंट की जरूरत पड़ेगी दोस्तों। तो डीमैट अकाउंट खुलवाने के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप जाके वहाँ पे और डीमैट अकाउंट खुलवा सकते हैं। अपस्टॉक और ग्रो का आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहाँ से आप लोग डीमैट अकाउंट खुलवा सकते हैं। और उसके अलावा दोस्तों आईपीओ के अलावा आप उसमें शेयर में या फिर म्यूचुअल फंड वगैरह में आप लोग इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो म्यूचुअल फंड शेयर की चर्चा भी हम लोग करेंगे इसी सीरीज में, तो उसके लिए अपकमिंग वीडियो हैं दोस्तों। लेकिन सबसे पहले आज हम लोग बात करते हैं आईपीओ में किस तरह से इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको कंपनी का फंडामेंटल देखना जरूरी होता है। तो कंपनी का फंडामेंटल चेक करने के लिए फंडामेंटल क्या होता है दोस्तों कि कंपनी कैसा परफॉर्मेंस कर रही है। आपको 2-3 साल का, कम से कम 2 से 3 साल का आपको उसके बारे में आपको चेक करना पड़ेगा। जैसे सपोज डेट कि ये 2021 चल रहा है, तो आप क्या देखोगे 2019, 2020, 2021 के फंडामेंटल चेक करोगे उसका। और फंडामेंटल में क्या, रेवेन्यू, प्रॉफिट, और वो इस मैंने कितना प्रॉफिट जनरेट कर पा रही है, रेवेन्यू क्या है उस कंपनी का, ठीक है। ये सारी चीज़ें पे हम लोगों को नज़र डालनी होती है। जैसे मान लो 2019 है, ठीक है, तो इसमें मान लो कंपनी ने उसका अगर बैलेंस शीट देखें तो इस बार कंपनी का रेवेन्यू अगर बात करें 2019 का, तो किसी कंपनी का मान लो कि 20,000 रेवेन्यू है, ठीक है। बस ऐसे छोटा कंपनी है तो कंपनी दोस्तों बड़ा करोड़ों में होगी, ठीक है। 100 करोड़, 200 करोड़, 3-4 हज़ार करोड़, 10,000 करोड़, लाख करोड़ ऐसे भी हो सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जस्ट फॉर एग्जांपल मैं समझाने के लिए यहाँ पे एक छोटा मतलब अमाउंट पकड़ के चलता हूँ, ठीक है। 20,000 2019 में उसका क्या है, रेवेन्यू है। यहाँ पे मैं आर लिख रहा हूँ, आप समझ जाना, ठीक है। 2020 में भी उसका मान लो कि 20,000 ही था, ठीक है। और 2021 में उसका 25,000 हो गया। ये रेवेन्यू है। रेवेन्यू मतलब क्या होता है दोस्तों कि जो कंपनी टर्नओवर कर रही है, मतलब उस कंपनी का जो बिजनेस चल रहा है उसे टर्नओवर करके उसके पास कितने पैसे आ रहे हैं। ये नहीं दोस्तों प्रॉफिट नहीं उसका, कितने उसके पास पैसे आ रहे हैं। मतलब जो मान लो सामान बेच रही है, मान लो एबीसी कंपनी है, ठीक है। ये एबीसी कंपनी है, ये क्या करती है, ये केक बेचती है, ठीक है। केक बेचती है, तो केक बेचने से उसका रेवेन्यू कितना आ रहा है, ठीक है। ये रेवेन्यू कितना उससे जनरेट कर, कितने का केक बिक रहा है, ये हमें पता करना। उसके बाद फिर हम लोग उसमें क्या उसके पीछे एक्सपेंस है केक बनाने में, उस लेबर चार्ज क्या है, इलेक्ट्रिसिटी क्या है, क्या आ रहा है क्या नहीं। उसके बाद जब उसको छाड़ देते हैं तब उसके बाद उसका प्रॉफिट मिलता है, ठीक है। उसको डिडक्शन करने के बाद उसका डिडक्शन होगा, तब उसके बाद उसका प्रॉफिट निकल के आएगा, वही होगा। लेकिन रेवेन्यू कितना आ रहा है, ये इस चीज़ के बारे में बात करना है, ठीक है दोस्तों। तो रेवेन्यू आप लोग समझ गए, कोई दिक्कत नहीं। तो 2019 में मान लो ये रेवेन्यू कितना आ रहा है एबीसी कंपनी का, 20,000, 20 में आ रहा है 20,000, 21 में आ रहा है 25,000, ठीक है। उसके बाद बात करें दोस्तों इसका प्रॉफिट का, प्रॉफिट कितना इससे कमाया। मान लो पहले साल 2019 में इसके पास प्रॉफिट आ रहा है, मतलब 100 रुपये का आ रहा है, ठीक है, क्योंकि हम लोग 20,000 की बात कर रहे हैं यहाँ पर, तो ज़्यादा नहीं लेंगे। मान लो 1,000 का प्रॉफिट आ रहा है, ठीक है। और 2020 में इसका प्रॉफिट सीधा 4,000 हो गया। रेवेन्यू उतना है लेकिन प्रॉफिट बढ़ गया। हाउ मतलब कैसे मतलब किया है मुझे नहीं पता, लेकिन कंपनी ने मतलब ऐसा कर रही है। हाउ इज़ दैट पॉसिबल, वी डोंट नो, बट ऐसा कंपनी ने किया है, ठीक है। तो 4,000 प्रॉफिट जनरेट कर लिया यहाँ पे, क्योंकि रेवेन्यू तो दोनों साल उसका सेम ही था, बट कैसे किया पता नहीं, ठीक है। और 2025 में इसका क्या हो गया, सीधा 10,000 प्रॉफिट हो गया। 25,000 का रेवेन्यू किया, रेवेन्यू बढ़ा है लेकिन इसके साथ साथ प्रॉफिट सीधा डबल से भी ज़्यादा हो गया अगले साल, ठीक है। तो इससे हमको पता लग रहा है कि यहाँ पे कंपनी का फंडामेंटल स्ट्रांग है। ये रेवेन्यू, ये प्रॉफिट हमारा निकल गया। उसके बाद कंपनी का एसेट कितना है। अब एसेट देखेंगे कंपनी का, मान लो एसेट उसका ये रेवेन्यू वगैरह और एसेट उसका 2020 में 50,000 का। उसके बाद 2020 में यहाँ पे एसेट इसका बढ़ के 60,000 हो गया। और उसके बाद यहाँ पे एसेट बढ़ के इसका 80,000 हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि 2019 में उसके 50,000 का एसेट था, 2020 में 60,000 का था, 2021 में 80,000 का था। तो यहाँ पे साल बाई साल, ईयर बाई ईयर क्या हो रहा है, रेवेन्यू भी बढ़ रहा है, प्रॉफिट भी बढ़ रहा है और उसके कंपनी का एसेट भी बढ़ रहा है। तो हमें क्या पता लग रहा है इससे कि कंपनी के फंडामेंटल क्या हैं, फंडामेंटल कंपनी के क्या हैं, स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। फंडामेंटल उसके क्या हैं, फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग देख के इतना हम लोग एनालिसिस करने के बाद हमें पता लग जाएगा कि इस कंपनी में हम लोग इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अगर इसका आईपीओ निकला हुआ है तो हम लोग जा सकते हैं। लेकिन इसके अलावा भी हमें और एक चीज़ का ध्यान रखना होता है कि कंपनी जो आईपीओ के लिए लेके आई है, जो शेयर लेके आई है, वो
क्या है, इसके अलावा और क्या चीज़ देखना होता है दोस्तों। मान लो ABC कंपनी है, इसने अपने शेयर पब्लिक को दिए IPO में, ठीक है, ऑफरिंग किया, तो इसमें ये कुछ शेयर मान लो इसके टोटल ये 2 लाख शेयर इशू कर रही है, जिसमें इसका फ्रेश इशू कितना है, फ्रेश इशू कितना है इसका 1.5 लाख है, ठीक है, 1.5 लाख है। और ऑफर फॉर सेल कितना है, ठीक है, ऑफर फॉर सेल कितना है इस कंपनी का, 50,000 शेयर है 2 लाख शेयर में, ठीक है। ये सपोज दैट एग्जांपल है। ऑफर फॉर सेल क्या होता है दोस्तों, ऑफर फॉर सेल होता है कि इसके जो पहले अगर मान लो कोई पुरानी कंपनी है IPO अपना लेके आ रही है बिजनेस को एक्सपेंड करने के लिए, मान लो उसके पास 2 दुकान है, जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में आप लोगों को समझाया था कि उसका 2 दुकान है, 2 से वो 5 दुकान करना चाहती है कंपनी, तो उसमें क्या होगा, उसके पास जो पहले उसके शेयर होल्डर हैं वो क्या है, अगर मान लो अपना शेयर बेचना चाहते हैं तो नया वाला जो IPO होगा उसमें उसका शेयर बिकेगा, तो वही ऑफर फॉर सेल हो गया, ठीक है। ये पुराने होल्डर होते हैं, शेयर होल्डर होते हैं, यही अपना शेयर को बेचते हैं, ठीक है, तो यही ऑफर फॉर सेल में चला जाएगा 50,000, ठीक है। और ये फ्रेश इशू होता है, ये नए शेयर होते हैं जो इशू किए जाते हैं। तो कंपनी के जितने फ्रेश इशू शेयर होंगे, मान लो कि 2 लाख इसका परसेंटेज ज़्यादा है, 1.5 लाख इसके फ्रेश इशू हैं, तो यानी कि कंपनी ज़्यादा स्ट्रांग है। फ्रेश इशू होने का मतलब है कि कंपनी नहीं है, मान लो कि पूरी तरह से कंपनी नहीं है, तो जितने भी शेयर होंगे उसके, मान लो 600 करोड़ का इशू साइज है उसका, मान लो कंपनी 600 करोड़ इशू कर रही है, ठीक है, इशू साइज उसका 600 करोड़ है किसी भी चीज़ का, अगर मान लो कर रही है तो 600 करोड़ में अगर उसका फ्रेश इशू सबका है तो समझ लो कि बहुत ज़्यादा अच्छा है। आप यहाँ पे IPO के लिए अपना इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, IPO के लिए अपना अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन इसमें ही अगर मान लो कि ऑफर फॉर सेल ज़्यादा होता, मान लो यही 1.5 लाख होता और यही 50,000 होता, ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या होता है कि पुराने मतलब जो शेयर होल्डर हैं अपने शेयर बेच रहे हैं और फ्रेश इशू कम है, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं सोचने वाली बात है कि क्या बात है, जो पुराने शेयर होल्डर अपने शेयर बेच रहे हैं, क्या कंपनी अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही है, या कंपनी में कुछ टेक्निकल दिक्कत है, अंदर में कोई प्रॉब्लम चल रहा है, क्या दिक्कत है जो पुराने शेयर होल्डर अपने शेयर्स को बेचना चाह रहे हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें, अगर कंपनी के फाइनेंशियल स्ट्रॉन्ग भी है तब भी ये सब चीज़ों पर थोड़ा ध्यान देने वाली बात है। लेकिन अगर फाइनेंशियल भी स्ट्रॉन्ग है और फ्रेश इशू भी ज़्यादा है, ठीक है, थोड़े बहुत ऑफर फॉर सेल है उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है, जैसा कि मैंने बताया, ये 50-50 में तब भी कोई दिक्कत नहीं, चलेगा, ठीक है। लेकिन आपके फाइनेंशियल कंपनी का स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, ये देखना चाहिए। अगर कहीं माइनस में प्रॉफिट चल रहा है या एसेट उसके नहीं बढ़ रहे हैं ईयर बाई ईयर, तो वहाँ पे आपके लिए थोड़ा देख के आप इन्वेस्टमेंट करो। और ये भी देखना है कि कंपनी कैसा बिजनेस कर रही है, ठीक है, कि उसके बिजनेस क्या है, वो किस चीज़ में बिजनेस कर रही है, ये सब चीज़ भी आपको ध्यान देना है। हमारे खुद की कंट्री में उसका बिजनेस है या फॉरेन कंट्री में बिजनेस है, और किस टाइप का बिजनेस है, उसका फ्यूचर किस तरह का है, ठीक है। जिस कंपनी में शेयर इन्वेस्ट जो IPO है आया है जिस कंपनी का, उसका फ्यूचर में बिजनेस कैसा होगा, क्या उसका ग्रोथ है या नहीं है, ये सब चीज़ें ध्यान रख के ही हमें किसी भी IPO में अप्लाई करना चाहिए। तो इस चीज़ का भी ध्यान देना चाहिए, ठीक है। और अगर लिस्टिंग गेन के लिए जा रहे हैं और आपको फाइनेंशियल स्ट्रॉन्ग है कंपनी का, फ्रेश इशू वगैरह देखना, तो उतना ज़्यादा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन अगर आपको एज ए इन्वेस्टर देखते हैं और आपको लॉन्ग समय तक आपको शेयर को होल्ड करना चाहते हैं कि किसी कंपनी में जाके हम वहाँ पे बैठ गए और इसको इंतज़ार करें कि हम लंबे समय तक इसमें बने रहें, तो उसके लिए आपको सब चीज़ देखना पड़ेगा कि कंपनी क्या कर रही है, क्या नहीं कर रही है। इसके लिए इसके ऊपर पूरी तरह से नज़र रखना पड़ेगा और उसके फाइनेंशियल तो देखने हैं, ठीक है, उसमें कोई दिक्कत वाली बात। तो आई होप सो कि आप यहाँ तक बिल्कुल समझ गए होंगे और क्लियर होंगे, इसमें आपको कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें, तो ये इस देख के फाइनेंशियल आप बिल्कुल जा सकते हो। उसके अलावा और देखने वाली बात क्या होती है दोस्तों, इसके अलावा फाइनेंशियल देख लेंगे, उसका कंपनी देख लेंगे किस चीज़ में बिजनेस कर रही है, और उसके मैंने जो शेयर इशू कर रहे हैं फ्रेश इशू है या ऑफर फॉर सेल है। इसके अलावा क्या देखने वाली बात होती है दोस्तों, इसके अलावा कंपनी का मतलब आप गूगल पे सर्च करके आप देख सकते हो उसका GMP क्या चल रहा है, ठीक है दोस्तों। ये भी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि GMP किसी भी IPO का क्या चल रहा है, इससे आपको ओवरऑल अंदाज़ा लग जाएगा कि उसके शेयर जो लिस्टिंग गेन आपको कितना मिलने वाला है या वो कितना ज़्यादा मार्केट में हॉट सेलर है, ठीक है, वो IPO। जैसा कि आप GMP मतलब, जैसा कि मैंने यहाँ पे बताया, GMP मतलब होता है ग्रे मार्केट प्रीमियम, ठीक है। जैसा कि ग्रे मीन्स क्या होता है, ग्रे मतलब काला, यानी कि डार्क साइड ऑफ, मतलब कि समझ रहे हो ना आप, डार्क साइड क्या होता है, मतलब इसका वहाँ पे डार्क साइड में इसका पैसा क्या चल रहा है, मतलब ठीक है, आप समझ रहे होगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। वहाँ पे इसका क्या रेट चल रहा है शेयर का, तो वहाँ पे उसका क्या रेट है उसके अकॉर्डिंग आप देख सकते हो। जैसे मान लो कि अभी इसने ऑफ़र किया है, जैसा कि मैंने एक कंपनी आई, उसका 190 से लेकर 200 के बीच में उसका प्राइस बैंड है शेयर इशू में, ठीक है, और उसका ग्रे मार्केट में प्रीमियम चल रहा है 150 रुपीज़,
150 रुपीज़ इसका ग्रे मार्केट प्रीमियम चला था। इसका मतलब क्या हुआ कि जो 200 का जो उसका जो प्राइस बैंड है और 200 प्लस 150, यानी कि 350 रुपये उसका मार्केट अभी चल रहा है। ठीक है, तो जब भी लिस्टिंग होगा दोस्तों तो आप समझ सकते हो कि 350 से 400 के बीच में ये होगा। ज़्यादातर परसेंटेज में यही होता है। आप मतलब 70 से 80% आप चांस लगा लो कि आपको लिस्टिंग गेन अच्छा मिलने वाला, अगर ग्रे मार्केट में प्रीमियम अगर आपका अच्छा चल रहा है IPO का तब। ठीक है, इससे भी आप अंदाज़ा लगा सकते हो। उसके अलावा कंपनी के फाइनेंशियल वगैरह सब तो देखना ही है, वो तो मैंने पहले बता चुका। हाँ, लेकिन थोड़े बहुत इसमें अलग थोड़ा बहुत हो सकता है, क्योंकि आप नाम से ही जान लो ग्रे मार्केट प्रीमियम है, ग्रे है और डार्क साइड ऑफ मार्केट है, तो वहाँ पे आपको थोड़ा बहुत ऊपर नीचे भी हो सकता है, वो अलग बात है, लेकिन मोस्ट ऑफ द चांसेस आपको यही देखने को मिलेगा। ठीक है, कि ये प्राइस आपके डबल होने के ज़्यादा चांसेस हो, तो आपको यहाँ पे लिस्टिंग गेन मिलेगा। लेकिन सबसे बड़ी बात होती है दोस्तों कि जहाँ पे इसका ग्रे मार्केट प्रीमियम होता है, चलता ज़्यादा हाई चलता है और वो हॉट मतलब तो उसमें आपको क्या कहते हैं अलॉटमेंट मिलने के भी चांसेस बहुत कम होते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं, तो इस बात का भी आपको ध्यान देना है। तो अलॉटमेंट मिलने के चांस ज़्यादा से ज़्यादा कैसे बढ़ाएं, अलॉटमेंट लेने के लिए हमें क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, ये सब पे भी हमें ध्यान देने की ज़रूरत है। इसके लिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे। इस वीडियो में इतना ही। अब बाकी आप लोग स्क्रीन पे बने रहिए, उसमें आपको जैसा कि आप लोग देख सकते हैं हम लोग मोबाइल के स्क्रीन पे आ गए हैं। जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे फ्यूचर ऑप्शन का IPO का ऑप्शन दिया गया है दोस्तों। ग्रो ऐप पे है अभी हम लोग करंटली हैं, और उसके बगल में सोवरिन गोल्ड बॉन्ड का ऑप्शन दिया हुआ। IPO में एंट्री कर ली हम लोग। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं अभी 2 IPO करंटली में ओपन है। ठीक है, जैसा ओपन नाउ पे आपको 2 दिख रहा है, यहाँ पे देखिए आनंद राठी का, और दूसरा RateGain ट्रैवल का IPO के लिए आप प्री अप्लाई कर सकते हैं। आनंद राठी का अप्लाई का लास्ट डेट है, जैसा कि आप बिडिंग डेट यहाँ पे देख सकते हैं 2 दिसंबर से लेकर 6 दिसंबर का लास्ट डेट था दोस्तों। और अभी रिसेंटली में क्लोज हुआ IPO, जैसा कि स्टार हेल्थ इंश्योरेंस का क्लोज हुआ, टेगा इंडस्ट्री का अभी रिसेंटली में IPO क्लोज हुआ है। उसके अलावा आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, इसका अगर बात करें RateGain का इसका डिटेल के बारे में, तो देख सकते हैं यहाँ पे 7 दिसंबर 2021 से लेकर 9 दिसंबर 2021 के बीच का बिडिंग डेट दिया गया। बात करें इसके लॉट साइज़ की तो लगभग 1335 करोड़ का यहाँ पे इशू साइज़ यहाँ पे दिया गया है। सॉरी, लॉट साइज़ नहीं, इशू साइज़ यहाँ पे गिवन है। और उसके अलावा यहाँ पे लॉट साइज़ की बात करें तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि 35 का लॉट साइज़ है, क्योंकि आपको पता है कि IPO में हमें लॉट लेना होता है, ना कि हमें शेयर अलॉट होते हैं। यहाँ पे हमें लॉट में मिलेगा, जैसा कि एक लॉट में 35 शेयर यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, जिसमें मिनिमम इन्वेस्टमेंट हमें 14,175 रुपये करना होगा, जिसमें हमें 35 शेयर का एक लॉट मिलेगा। उसके अलावा यहाँ पे देख सकते हैं कि कंपनी का फाउंडेड कितना है 2012 वगैरह, मैनेजिंग डायरेक्टर भानु चोपड़ा यहाँ पे दिए गए हैं। उसके अलावा हम लोग क्या देखेंगे, कंपनी का स्ट्रेंथ एंड रिस्क वगैरह हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे। और यहाँ पे प्री अप्लाई फॉर IPO का यहाँ पे ऑप्शन आपको दिख रहा है। उसके अलावा स्ट्रेंथ में आप देख सकते हैं यहाँ पे प्लस पॉइंट है, आप इसको अच्छे से पढ़ लो। ठीक है, उसके बाद माइनस भी है यहाँ पे। इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना होगा कि कंपनी के कौन कौन से माइनस फैक्टर हैं, कहाँ कहाँ पे कंपनी कमज़ोर है। उसके बाद हम लोग लास्ट में फाइनेंशियल पे चलेंगे, जहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। बात करें पहले रेवेन्यू का, तो आप देख सकते हैं कि 2019 में रेवेन्यू इस कंपनी का 273 करोड़ का रहा है, जो कि 2020 में बढ़कर सीधा 458 करोड़, लगभग 1.5 गुना इसका रेवेन्यू बढ़ गया है। और उसके बाद अगर अब बात करें 2021 का, तो आप देख सकते हैं कि फिर से ये रेवेन्यू इसका घटा है। और उसके बाद अगर बात करें प्रॉफिट का, तो प्रॉफिट में आप लोग देख सकते हैं कि 2019 में फर्स्ट साल का जो इसका था जो 11 करोड़ का प्रॉफिट है, उसके बाद ये लगातार 2020-21 में 21 करोड़ का इस कंपनी को लॉस हुआ है। उसके बाद टोटल एसेट की बात करें तो टोटल एसेट भी यहाँ पे बढ़ा है। 19-20 का अगर बात करें टोटल एसेट का, तो लगातार इसमें ग्रोथ देखने को मिल रहा है, 21 में भी ग्रोथ है। लेकिन प्रॉफिट की बात करें तो प्रॉफिट यहाँ पे घटा है कंपनी का, जो कि चिंता का विषय है। और बाकी इतना कुछ है नहीं, फिर भी आप अगर चाहो तो एक लॉट इसमें आप ले सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, क्योंकि कंपनी के एसेट वगैरह सही है, अच्छे हैं। इसके लिए आप अगर आप चाहो तो प्री अप्लाई अभी से कर सकते हो, नहीं तो फिर आने दीजिए IPO का, वेट कीजिए 7 दिसंबर से आप इसको अप्लाई कर सकते हो। इसके लिए आपको आपके बैंक में पैसे होने चाहिए, और वहाँ से ऑटोमेटिक डिडक्शन हो जाएगा आपके बैंक से पैसे। अगर पैसे डिडक्शन हो गया तो आपका होल्ड पे मनी पहले चला जाएगा, और उसके बाद अगर पैसे आपके डेबिट हो जाते हैं तो यानी कि आपको अलॉटमेंट मिल गया है। और अगर क्रेडिट हो गया आपके बैंक में तो आप इसका मतलब आपको अलॉटमेंट नहीं मिला है। ठीक है, उसके बाद पैसे आपको मिल जाएंगे। इसमें 4-5 दिन का वक्त लगता है अलॉटमेंट में, तो इस बात का आपको ध्यान रखना होगा। और बाकी का बात करें तो देखो कि स्टार हेल्थ इंश्योरेंस, टेगा इंडस्ट्री अभी रिसेंटली में क्लोज हुआ है। इसमें मैंने खुद एक लॉट लिया था 443 से 445 के बीच में, सॉरी 453 के बीच में इसका प्राइस बैंड था।
रेंज है इसका, और 619 करोड़ के लगभग का ये इशू साइज है इसका। इसके भी प्लस माइनस देख सकते हो आप। अगर बात करें इसका फाइनेंशियल का तो बहुत अच्छा इसका फाइनेंशियल। रेवेन्यू की बात करें 2019 में, 20 में, 21 में, और बात करें प्रॉफिट का तो ये भी अच्छा है लगातार। और एसेट की बात करें तो ये भी लगातार बढ़ा है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं, यानी कि फाइनेंशियली कंपनी मजबूत है, इसमें हम लोग जा सकते हैं। उसी का नतीजा आप यहाँ पे देख सकते हैं कि रिटेल इंडिविजुअल इन्वेस्टर के द्वारा 30 टाइम्स लगभग यहाँ पे सब्सक्राइब हो गया। 30 टाइम्स का मतलब है कि एक लॉट के लिए यहाँ पे 30 लोगों ने अप्लाई किया, मतलब उसकी प्रोबेबिलिटी इतना है कि 30 लोगों में से उसको एक ही को लॉट मिलेगा। और नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर में आप देख सकते हो 666 टाइम्स सब्सक्राइब हुआ, और क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल वायर में आप देख सकते हो कि 215 टाइम्स सब्सक्राइब हुआ, यानी कि 215 लोगों में एक लोगों का ही चांस यहाँ पे मिलने का बनता है। क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल जो होते हैं सबसे ज़्यादा हैवी वायर होते हैं, ये काफ़ी मात्रा में बल्क में ये परचेज करते हैं। और नॉन इंस्टीट्यूशनल वायर होते हैं जो इन्वेस्टर होते हैं, सॉरी, वो होते हैं जो उससे थोड़े नीचे होते हैं। और रिटेल इंडिविजुअल होते हैं जैसे कि हम लोग, वो हम लोग एक लॉट से लेके 13-14 लॉट तक मैक्सिमम हम लोग अप्लाई कर सकते हैं, जैसा कि कंपनी में दिया होगा उसके अकॉर्डिंग हम लोग 13, 14, 15 लॉट तक अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। और ये जो नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर हो गए ये HNI कैटेगरी में आते हैं, ये 2 लाख से ऊपर के शेयर्स वगैरह मतलब लॉट ले सकते हैं, ठीक है। क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल वायर उससे भी ऊपर होते हैं, तो इस बात का आपको ध्यान रखना होगा। तो ये टेगा इंडस्ट्री का था। और उसके अलावा आप देख सकते हैं अपकमिंग में श्री राम प्रॉपर्टीज़ का आने वाला, और बाकी के भी IPOs आने वाले हैं, उसके लिए आप देख सकते हैं। लेकिन इसके लिए आपको एक डीमेट अकाउंट होना बहुत ज़रूरी है, जिसके थ्रू आप IPO में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलेंगी। क्या दोस्तों, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कीप वॉचिंग फाइनेंशियल यात्रा।